नमस्कार। बिहार की राजनीति दिलचस्प हो गई है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियर पहुंचे। उन्होंने वहां जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया वो अपनी जगह है। उन्होंने जेपी की एक आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया, अनावरण किया, लेकिन जो मुख्य बात यह है वो ये कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर के और नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों के ऊपर बहुत तीखा हमला किया। ये अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर के बीच में अमित शाह का तीसरा बिहार दौरा था। वो 23 अप्रैल को बिहार गए थे और आरा में बाबू कुंवर सिंह के विजयोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बाबू कुंवर सिंह हर आदमी जानता है 1857 की क्रांति के नायक थे। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी थी। महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह उनके विजयोत्सव समारोह में 23 अप्रैल को अमित शाह शामिल हुए थे। उसके बाद पिछले महीने में 23-24 सितंबर को वो सीमांचल में गए, बिहार का दौरा किया और सीमांचल गए। पूर्णिया और किशनगंज में उनके कार्यक्रम हुए और अब फिर 11 अक्टूबर को वो बिहार गए और सिताब दियर जाकर के जयप्रकाश नारायण की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। पिछले 6 महीने में अमित शाह के 3 दौरे हुए हैं। एक दौरा था जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और दोनों की साझा सरकार चल रही थी, एक दौरा तब हुआ था। और अगस्त में नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद 2 दौरे हो चुके, एक सितंबर में और एक उसके तुरंत बाद। तो अभी तक जो ये सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार और लालू यादव के या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विरोध में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, बीजेपी किसको आगे करेगी, किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, वो तस्वीर एक हद तक साफ हो गई है कि प्रदेश का नेता चाहे जो हो, लेकिन बीजेपी के तरफ से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो लड़ाई होगी अगले लोकसभा में, जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसका नेतृत्व अमित शाह करेंगे। और अमित शाह तमाम तरह के वो मुद्दे उठाएंगे जिनसे नीतीश कुमार और लालू यादव को घेरा जा सके। जैसे जेपी की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने याद दिलाया कि जयप्रकाश नारायण अपने कांग्रेस विरोध की वजह से जाने गए। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने, कांग्रेस की सरकार की लगाई इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, देश भर में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और आज उन्हीं जेपी के चेले कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये थ्रस्ट था, ये पूरा सार था अमित शाह के भाषण का। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन को लेकर के जेपी, लालू यादव और नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया और कहा कि जिस कांग्रेस के विरोध में आंदोलन छेड़ा था जेपी ने, आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं उनके चेले। हालांकि अब ये एक बहस का विषय हो सकता है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के विरोधी थे या उन्होंने इमरजेंसी और इंदिरा गांधी की ज्यादतियों का विरोध किया था। कायदे से जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वो महात्मा गांधी के मानस पुत्र थे, वो जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे और ये माना किया जाता था, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि जवाहरलाल नेहरू उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि उनके बाद जेपी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जेपी ने त्याग किया। उन्होंने कहा कि सत्ता का उनको कोई मोह नहीं था, वो दिल्ली छोड़ करके चले गए। और जब देश में इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी सरकार की ज्यादतियां बढ़ी, तो उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जेपी का आंदोलन कांग्रेस के विरोध में था। इससे जुड़ा एक प्रसंग भी है जो जेपी को जानने वाले या जेपी के ऊपर जिन लोगों ने किताब लिखी है उनमें से कई लोगों ने इसका जिक्र किया है कि जब 1977 का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, खुद इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, तो उस नतीजे के बाद जब पहली बार जेपी दिल्ली आए थे तो जेपी इंदिरा गांधी से मिलने गए थे। कम ही लोग थे जो इंदिरा गांधी को इंदू बोलते थे, उनमें जेपी एक थे। जेपी जवाहरलाल की बेटी को अपनी बेटी की तरह मानते थे और चुनाव हारने के बाद जब उनके यहां गए तो दोनों चुप बैठे रहे काफी देर तक और जो दोनों में संवाद हुआ तो जेपी ने यह पूछा था कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम चुनाव हार गई हो, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव हार गई है, घर का खर्च चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सोचे कितनी बड़ी बात थी कि जिस इंदिरा गांधी की ज्यादतियों के खिलाफ, जिस इमरजेंसी के खिलाफ जेपी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, वो जेपी मानते थे कि इंदिरा गांधी आर्थिक रूप से भ्रष्ट नहीं है, उन्होंने कोई पैसे नहीं बनाए। उन्होंने पूछा कि घर का खर्च कैसे चलेगा,
तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि बाबा की किताबों से, वो पंडित नेहरू को अपने पिता को बाबा कहती थी, उन्होंने कहा था कि बाबा की किताबों से इतनी रॉयल्टी आ जाती है कि घर खर्च की चिंता नहीं है। तो ये जेपी थे कांग्रेस के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, ये उनके संबंध थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है, ये कहना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा कि वो कांग्रेस विरोधी थे। जेपी कांग्रेस विरोधी नहीं थे, जेपी इमरजेंसी के विरोधी थे। जेपी इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा की जा रही ज्यादतियों के विरोधी थे। इंदिरा गांधी की सरकार के समय संजय गांधी का जो एक संविधानेतर सत्ता केंद्र बना था, उसके द्वारा जो काम किए जा रहे थे, जेपी उसके विरोधी थे। जेपी ने उसके विरोध में आंदोलन शुरू किया था। इसलिए ये एक तरह का कंफ्यूजन है, लेकिन इसको मुद्दा बनाया अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि जेपी ने जिस कांग्रेस का विरोध किया, आज उनके चेले उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए सत्ता की लालच में। हालांकि सत्ता कांग्रेस के बगैर भी नीतीश कुमार की सत्ता है। कांग्रेस के 19 विधायकों की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी जनता दल और आरजेडी को मिलाकर के बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाता है। इसलिए वो सत्ता की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आरजेडी की लंबे समय से सहयोगी रही है, इसलिए कांग्रेस के साथ कांग्रेस भी अभी सरकार में शामिल हुई है। बहरहाल ये जेपी की जयंती पर अमित शाह का जाना, उसके पहले सीमांचल का दौरा करना, और सीमांचल को सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। वहां मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है, खासतौर से अररिया और किशनगंज के इलाके में। वहां सभा हुई, 2 दिन वहां रुके अमित शाह, और उन्होंने भाजपा कोर कमेटी की बैठक की भी थी, चुनावी सभा भी की, और घुसपैठियों को लेकर के, बाहरी लोगों को लेकर के उन्होंने बड़ा तीखा हमला किया वहां। तो अप्रैल की यात्रा, सितंबर की यात्रा और अक्टूबर की यात्रा, ये दिलचस्प इसलिए हो गई है, इससे बिहार की राजनीति दिलचस्प इसलिए हो गई है क्योंकि जैसे जैसे जो अमित शाह जिस तरह से राजनीतिक कदम उठा रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं, बिहार की सरकार और नीतीश कुमार उसका उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जब अमित शाह वहां वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए, तब नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी थे। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उसके बाद बताया कि उनकी सरकार ने बाबू कुंवर सिंह के लिए क्या क्या किया है, उनके नाम पर क्या क्या किया है, उनकी यादों को, उनकी स्मृति को जिंदा रखने के लिए, उनकी वीरता को जिंदा रखने के लिए। इसी तरह से जब अमित शाह सीमांचल के दौरे पर गए, तब भी नीतीश कुमार ने और उनकी पार्टी ने और उनकी सहयोगी आरजेडी ने उसके बाद शहर शहर, जिला जिला, पूर्व सीमांचल के इलाके में रैलियों का आयोजन किया। यह तय किया गया कि हर बात का जो अमित शाह कहेंगे या बीजेपी कहेगी, उसका जवाब वहां जाकर के दिया जाएगा। उन्होंने अपने अनेक नेताओं को वहां की ड्यूटी में लगाया। और अभी जब यह तय हो गया था कि अमित शाह 11 अक्टूबर को आएंगे और सिताब दियर जाएंगे जेपी के पैतृक गांव, उसके पहले 3 दिन पहले, जेपी की जयंती के 3 दिन पहले जेपी की पुण्यतिथि आती है। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था। तो नीतीश कुमार उनके पुण्यतिथि के मौके पर उनके गांव चले गए। आमतौर पर जो भी जलसा होता है, जो भी समारोह होता है, वो जयंती के मौके पर होता है। लेकिन चूंकि जयंती के मौके पर अमित शाह का प्रोग्राम बना हुआ था, इसलिए उसके 3 दिन पहले नीतीश कुमार जेपी के गांव गए और वहां जाकर के उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया। उसके 3 दिन बाद जयंती के मौके पर अमित शाह आए और उन्होंने वहां एक मूर्ति का अनावरण किया। अमित शाह के जेपी के गांव जाने के दौरे को कितना महत्वपूर्ण है वो दौरा, उसको इस बात से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित है, और आज ही 11 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होना था। उस कार्यक्रम के बावजूद योगी आदित्यनाथ सिताब दियर आए और अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल हुए। चूंकि ये दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश की उस सीमा पर है उनका गांव, और कटाव की वजह से, नदी गंडक के कटाव की वजह से कुछ इलाका सिताब दियर का उत्तर प्रदेश में भी चला गया, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। और अमित शाह ने कांग्रेस विरोध के बहाने, जेपी के कांग्रेस विरोध के बहाने नीतीश कुमार और लालू यादव के ऊपर निशाना साधा। तो अब ये लगभग तय हो गया है कि जो एक सवाल उठता था कि बीजेपी की तरफ से कौन चुनावी राजनीति का नेतृत्व करेगा, कौन चेहरा होगा, वो बीजेपी बेशक जब तय करे तब तय करे, लेकिन उसके पहले अमित शाह कमान संभालेंगे, अमित शाह लड़ेंगे। वो उनकी अप्रैल को की यात्रा को देखें, जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो कार्यक्रम दर्ज हुआ था। इतने लोग जुटे थे बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव वाले कार्यक्रम में। सीमांचल का 2 दिन का दौरा और फिर सिताब दियर का दौरा, ये 6 महीने के अंदर उनके जो 3 दौरे हुए हैं, उससे ये साफ है कि अमित शाह नेतृत्व करेंगे, अमित शाह कमान संभालेंगे।
राजनीतिक रूप से जो भी अटैक होना है वो प्रदेश का नेता जो भी होगा वो जब तय करना होगा तो पार्टी तय करेगी, लेकिन उसके पहले अमित शाह करेंगे और अमित शाह एजेंडा सेट करेंगे। चाहे सीमांचल जाकर के और उस सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके का में एजेंडा सेट करना हो, बाबू कुंवर सिंह के बहाने और जेपी के बहाने सेट करना हो, बिहार के महापुरुषों के बहाने सेट करना हो, केंद्र सरकार की ओर से बिहार में जो काम किए गए हैं या जो पैसे दिए गए हैं, जो अनुदान दिया गया है उसके बहाने केंद्र की मदद का एजेंडा सेट करना हो, जो भी एजेंडा सेट करना है, जो भी राजनीतिक नैरेटिव बनाना है वो अमित शाह बनाएंगे। और ये यही नहीं रुकना है। प्रदेश के नेता अपना घूमते रहेंगे, लेकिन अमित शाह के दौरे होते रहेंगे, प्रधानमंत्री के भी दौरे होंगे और इससे बिहार की राजनीति का महत्व समझ में आता है, जो बीजेपी के लिए बिहार का कितना महत्व है। पिछले बिहार की 40 लोकसभा सीटों में मौजूदा लोकसभा में एनडीए के पास 39 सीटें थी, 17 सीट बीजेपी की, 16 उसकी सहयोगी जनता दल यू की और 6 लोक जनशक्ति पार्टी की। सिर्फ एक ही सीट समूचा अपोजिशन एक सीट जीत पाया था, किशनगंज से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। बाकी 39 सीटें एनडीए के पास गई हैं। अब उस 39 में से 16 सीट जो जेडीयू की है वो निकल चुकी है, अब वो एनडीए छोड़ चुके हैं, तो उतनी सीटें अपने आप कम हो गई। उसकी भरपाई करनी है और इस बात का ख्याल रखना है कि बीजेपी की अपनी 17 सीटों में से कोई कमी ना आए, बल्कि उसकी अगर कुछ सीटें बढ़ सकती हैं तो वो बढ़ाई जाए। 40 लोकसभा सीटों का बिहार इस वजह से बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पिछली 2 बार से जो सरकार बन रही है उसमें बिहार का बड़ा योगदान है एनडीए बीजेपी की सरकार बनाने में। पहली बार 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी और उसके अलावा 10 सीटें उसके सहयोगियों ने जीती थी, 9 सीटें, 23 सीट बीजेपी जीती थी, माफ कीजिएगा, 23 सीट बीजेपी जीती थी और 9 सीटें उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीती थी। कुल 32 सीटें एनडीए को मिली थी और दूसरी बार जो सरकार बनी उसमें 39 सीटें एनडीए को मिली थी। तो बिहार इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है और उसके साथ सटा हुआ झारखंड बिहार की राजनीति से काफी प्रभावित होता है। तो झारखंड की भी 14 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दोनों चुनाव में 12-12 सीटें बीजेपी जीतती रही है। तो इससे ये पता चलता है कि 2 राज्य कितने महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और इस वजह से अमित शाह के दौरे लगातार हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे और वो चाहे जेपी के बहाने हो या बिहार के दूसरे महापुरुषों के बहाने हो, वो एजेंडा सेट करने का काम अमित शाह करेंगे और नीतीश कुमार और उनके साथ लड़ रहे तेजस्वी यादव के मुकाबले उनका चेहरा बीजेपी दिखा करके अपनी चुनावी तैयारी करेगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।